जंगल के किनारे बसे रूपनगर गांव में, जहां सूरज की पहली किरणें भी घनी पत्तियों से छनकर आती थीं, वहां की हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। गांव वाले कहते थे कि ये डर निशिगंधा का है। निशिगंधा नाम जितना मधुर, उसका रूप उससे भी कहीं ज्यादा मनमोहक। लोग बताते थे कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक डाकिनी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देखने वाले की पलकें झपकना भूल जाती थीं। लंबी, गहरी काली जुल्फें जो हवा में लहराती तो लगता जैसे रात ने खुद अपने केश बिखेर दिए हों। आंखें जैसे गहरे काले कमल, जिनमें झांकने वाला अपनी सुध बुध खो बैठता। उसका गोरा रंग, उस पर चमकती हुई गुलाबी होठों की हंसी, वो हंसी जो जान लेने वाली होती थी। उसकी चाल में एक ऐसा सम्मोहन था कि कोई भी पुरुष बस उसके पीछे खिंचा चला जाता। गांव में हर पूर्णिमा की रात को एक नौजवान गायब हो जाता था। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस सुबह उसका बिस्तर खाली मिलता। गांव के मुखिया बलवंत सिंह ने कई बार कोशिश की कि इस रहस्य पर से पर्दा उठाया जाए, पर हर बार वह खुद को किसी अनजानी शक्ति के आगे लाचार पाते। इस गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह शहर से पढ़ लिख कर लौटा था और इन अंधविश्वासों को खारिज करता था। वह कहता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई डाकिनी नहीं है। गायब होने वालों के पीछे जरूर कोई तार्किक कारण होगा। बलवंत सिंह ने उसे समझाया, बेटा, तुम शहर में पढ़े हो, पर इस जंगल ने वो सब देखा है जो तुम्हारी किताबों में नहीं है। निशिगंधा को चुनौती मत दो। आर्यन ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में निशिगंधा की खूबसूरती देखने की एक अजीब ललक पैदा हो गई थी। गांव की कहानियों में हमेशा उसके रूप का ही जिक्र होता था। अगली पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव डरा हुआ अपने घरों में दुबका था, आर्यन अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख पाया। वो टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां निशिगंधा के पुराने वीरान मंदिर का खंडहर था। वो जगह जिसे डाकिनी का ठिकाना माना जाता था। खंडहर में भयानक चुप्पी पसरी थी, बस उल्लुओं की कर्कश आवाज और पत्तों की सरसराहट। तभी आर्यन ने मंदिर की सीढ़ियों पर एक आकृति को बैठा देखा। वह निशिगंधा थी। उसने आर्यन की ओर पीठ कर रखी थी, पर उसकी खुशबू हवा में तैर रही थी। मोगरे और रात की रानी का एक नशीला मिश्रण। जैसे ही वह मुड़ी, आर्यन की सांसें गले में अटक गईं। वह उतनी ही हसीन थी जितना कहानियों में सुना था, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। उसके चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी, जिससे उसका रूप और भी दैवीय लग रहा था। वह इस लोक की नहीं लग रही थी। इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो आर्यन? उसकी आवाज में एक मीठी खनक थी, जैसे कोई बांसुरी बज रही हो। आर्यन चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वह धीरे से हंसी, और उसकी हंसी से पत्थर के टुकड़े तक जैसे कांप उठे। मैं सब जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुम इन कहानियों को नहीं मानते, पर तुम मेरे सौंदर्य से खुद को दूर नहीं रख पाए। उसने हाथ बढ़ाकर आर्यन को अपने पास बुलाया। नजदीक आओ, मुझे छूकर देखो। क्या मैं सचमुच कोई डरावनी चुड़ैल हूं? आर्यन, जो अभी तक डर और सम्मोहन के बीच झूल रहा था, उसके सम्मोहन में पूरी तरह डूब गया। उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ गए। वह निशिगंधा के पास जा बैठा, जहां से उसकी त्वचा की खुशबू, उसकी गर्माहट महसूस की जा सकती थी। तुम तो किसी देवी जैसी हो, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। निशिगंधा ने अपना एक हाथ धीरे से आर्यन के गाल पर रखा। उसके नाखून छोटे और करीने से कटे हुए थे। उन पर हल्की सी मेहंदी लगी थी। उसकी छुअन में अविश्वसनीय शीतलता थी। हाँ, उसने कहा, मैं देवी ही हूं।
उन सब की देवी, जिनकी जान मैं लेती हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसके चेहरे का सारा सौंदर्य एक पल में ढल गया। आर्यन ने जो देखा, उसकी कल्पना भी नहीं की थी। निशिगंधा की त्वचा, जो अभी अभी चांदनी में चमक रही थी, अब झुर्रियों से भर गई। उसकी आंखें पहले की तरह ही काली थीं, पर अब उनमें कोई चमक नहीं थी। वे गहरे गड्ढे बन गए थे, जिनमें मौत का अंधेरा समाया था। उसके होठ फट गए और उनके पीछे से नुकीले, लंबे दांत बाहर निकल आए। उसके नाखून, जो अभी तक सुंदर लग रहे थे, अब तेज, शिकार करने वाले पंजा बन चुके थे। आर्यन चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज हलक में ही दब गई। वह उठकर भागना चाहता था, पर उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। वह पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था। तुम्हारी जवानी मुझे फिर से सुंदर बना देगी, निशिगंधा ने भयानक रूप में फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे जैसी बेदाग आत्मा का खून पीने के बाद मैं अगले महीने तक खुद को फिर से सर्वाधिक सुंदर महसूस करूंगी। और फिर उस भयानक डाकिनी ने अपना भयानक पंजा आर्यन की छाती में गाड़ दिया। आर्यन को अपनी छाती से एक ठंडी, जोरदार लहर गुजरती महसूस हुई, जैसे उसकी आत्मा, उसका जीवन, उसकी जवानी, सब कुछ एक पल में खींचा जा रहा हो। दर्द भयानक था, पर उससे ज्यादा भयानक था सौंदर्य का ये भयानक रूप। अगली सुबह रूपनगर में फिर वही खामोशी थी। बसवंत सिंह और गांव वालों ने आर्यन के घर के पास से गुजरते हुए लंबी सांस ली। उन्हें पता था कि एक और युवा को उस मोहक डाकिनी ने अपना ग्रास बना लिया है। खंडहर के पास, जहां निशिगंधा ने आर्यन का खून पिया था, वहां जमीन पर खून का एक छोटा सा धब्बा था, और उसके पास ही मोगरे और रात की रानी के ताजे, महकते हुए फूल बिखरे थे। निशिगंधा के भयानक सौंदर्य की वो डरावनी निशानी, जो हर बार मौत के बाद और ज्यादा खूबसूरत हो जाती थी। बलवंत सिंह ने कहा, वो डाकिनी हर बार और खूबसूरत होकर वापस आती है। उसकी सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। गांव के लोगों ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज की हल्की किरणें जंगल के पत्तों से छन रही थीं। उन्हें पता था कि अगली पूर्णिमा को निशिगंधा फिर किसी नए शिकार को अपनी मोहक सुंदरता से खींच लाएगी।